हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2023 के जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर है यूपीएससी में, उन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगले आने वाले वीडियोस में हम प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। 2023 में पॉलिटी में जो पहला क्वेश्चन है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है। इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। आइए दोस्तों, वन बाय वन हम ऑप्शंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राइट आंसर क्या हो सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ। दोस्तों, ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या होता है। अगर हम जनरली डिफाइन करें, जनरली समझने की कोशिश करें कि ड्यू प्रोसेस मतलब एक रैशनल, फेयर, जस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना अंडर द रेगुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब है कि लॉ का फेयर तरीके से एप्लीकेशन करना। मतलब ये हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति को उनके लाइफ के राइट से डिनाई नहीं किया जा सकता है, उनके जो लिबर्टी राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। एक लीगल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है इन सभी के रिगार्डिंग, एंड अप्रोप्रिएट तरीके से संविधान के द्वारा इनको प्रोटेक्शन भी मिली हुई है। तो एक इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्शन किया गया है। तो दोस्तों, यही मतलब होता है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट सुटेबल होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लॉ बनाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि लॉ किसी भी व्यक्ति को के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना करे, सभी व्यक्ति के लिए फेयर तरीके से, जस्ट तरीके से एप्लीकेबल हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है Statement 1. In India, prisons are managed by state government with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. And Statement 2 है, in India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government. दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट लग रहा है कि सही है और कौन सा स्टेटमेंट लग रहा है गलत है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को भी एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट, पहला एंड दूसरा दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन के लिए। ऑप्शन बी है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर से पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है और कौन सा ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट सुटेबल होगा। दोस्तों, स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स है इंडिया के अंदर में वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, जिसे हम सेवेंथ स्केड्यूल में समझेंगे टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें सेवेंथ स्केड्यूल लिस्ट नंबर 2 में मेंशन किया गया है कि जो प्रिजन्स को मैनेजमेंट किया जाता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। जितने भी पावर हैं लेजिस्लेट करने के लिए प्रिजन्स के मैटर पे, प्रिजन से रिलेटेड, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेटमेंट टू है, क्या वो करेक्ट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है 1894 में, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्न किया जाता है प्रिजन एक्ट 1894 में। तो ये बिल्कुल गलत है, फैक्ट ही गलत है। तो स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि स्टेटमेंट वन सही है लेकिन स्टेटमेंट टू गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट
बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। मतलब संविधान का जो चीफ पर्पस है वो क्या है। पहला ऑप्शन है, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। ऑप्शन नंबर 2, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड अ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी है, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी है, इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। दोस्तों अगर हम पहली बार इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसा होगा कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें नेसेसरी लॉज भी प्रोवाइड करता है, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट भी सही है, और सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी भी मिलता है। लेकिन दोस्तों इसका जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो क्या हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं और जिसके अकॉर्डिंग ही कोई भी स्टेट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद को एक्नॉलेज करता है कि कैसे गवर्न करना चाहिए। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट हो उनके पास इतना पावर नहीं होता है कि वो संविधान के खिलाफ काम कर सके। जो संविधान है वो हमें दिखाता है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किनके पास पावर है, या ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, पीपल के फ्रीडम क्या है, पीपल के राइट्स क्या है। तो वो सभी कुछ तो हम संविधान से ही लेते हैं, और इस तरह के जो भी प्रोविजंस हैं संविधान के उसे वायलेट करने का अधिकार किन्हीं के पास नहीं है। हम सब कुछ जो है अपने संविधान से ही समझते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के पावर के ऊपर ये लिमिट लगाता है। कोई भी सरकार हो तो वो अपने मन से कोई भी काम नहीं करेगी, संविधान उनको रूल्स देते हैं, संविधान उनको बताते हैं कि क्या ड्यूटीज़ होते हैं गवर्नमेंट के, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या पावर्स होते हैं गवर्नमेंट के, लोगों के क्या राइट्स हैं, उनके क्या फ्रीडम्स हैं, और किस दायरे के अंदर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम, यानी कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसको कि लाया गया था ओवरकम करने के लिए, किसको, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों आपको पता हुई होगा, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़ा है, स्टैटिक पार्ट को अच्छे से क्लियर किया है, तो 1951 का जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसमें इंसर्ट किया गया था 9th शेड्यूल को, और इसका जो एम था उन सभी लॉज को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों ये फैक्ट बेस ही क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट अमेंडमेंट होगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज इन इंडिया। दोस्तों अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए जो एक टॉपिक है कि कौन सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा स्टेट्यूटरी है, कौन सा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं अपने आने वाले वीडियोस में भी इन सभी टॉपिक्स को कवर करूँगी। पहला ऑप्शन है हमारा, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, द नेशनल लॉ कमीशन, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेशल कमीशन। और इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है या बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको इनिशियली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के द्वारा। और दोस्तों जो हमारा एनएचआरसी है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। नेशनल लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेशल कमीशन ये भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। तो बस ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा स्टेट्यूटरी है। ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, जब समझेंगे पूरी तरीके से, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, और इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ओनली वन, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of President before the date of decision become invalid. दोस्तों, अगर आपने स्टैटिक पार्ट को अच्छे से कवर किया है तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर भी देते हैं तो आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ये मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किए गए कोई भी एक्ट को अगर उन्होंने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर किया है तो उनको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट उन्हें वॉइड ही क्यों ना करे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि यदि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड कह दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो क्या जो भी उनके द्वारा एक्ट्स लाए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा जब वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे, तो क्या वो इनवैलिड हो जाते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे साफ साफ कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, तो पहला तो रॉन्ग ही हो गया, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 है elections for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place। दोस्तों, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट एंड रूल्स ऑफ 1952 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इम्पावर करता है कि अगर कोई नॉन फंक्शनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी है तब भी इलेक्शन साइकिल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे कोई लेजिस्लेटिव असेंबलीज नॉन फंक्शनल भी क्यों ना हो तब भी इलेक्शन साइकिल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये इम्पावर किया गया है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है क्या इलेक्शंस जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे इसीलिए क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पोस्टपोन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits with which he or she has to decide। दोस्तों अगर कोई बिल को प्रेजेंट किया जाता है राष्ट्रपति को, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोई टाइम लिमिट दिए हैं कि हाँ उन्हें 3 मंथ्स या 6 मंथ या 2 डेज, ऐसा कुछ टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है क्या कि उनको अपने असेंट देने हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल गलत है। संविधान कोई भी टाइम लिमिट प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं, ना तो प्रेसिडेंट को किए हुए हैं ना तो गवर्नर को किए हुए हैं कि उन्हें असेंट कब तक देना है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई भी करेक्ट नहीं है, सभी इनकरेक्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है हमारा व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट द फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। दोस्तों अमेंड या रिजेक्ट कर सकता है क्या? दोस्तों मैं पहले बता दूं कि फाइनेंस बिल जो प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस इम्पोज करने के लिए, ये भी एक प्रकार का मनी बिल ही कंसिडर करिए। तो राज्यसभा इन्हें रिजेक्ट कब कर सकता है? नहीं, राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो रिजेक्शन द बिल ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। राज्यसभा के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो फाइनेंस बिल मनी बिल को रिजेक्ट करे, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आते हैं व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। हमारा ऑप्शन नंबर 2 है कि जब लोकसभा ट्रांसमिट करता है मनी बिल टू द राज्यसभा तो वो अमेंड भी नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, यानी अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हैं, रिजेक्शन भी नहीं कर सकते हैं, ओनली रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि राज्यसभा रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ चाहिए तो कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। आते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for the finance bill। दोस्तों ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सीटिंग का कि अगर फाइनेंस बिल है तो वहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो स्टेटमेंट 3 बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो हमारे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो
ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू स्केड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज स्केड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। दोस्तों अगर विद इन अ स्टेट की बात करें तो किसी भी एरिया को एज ए स्केड्यूल्ड एरिया का नोटिफिकेशन क्या प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है? तो बिल्कुल सत्य है ये स्टेटमेंट। आर्टिकल 244(1) जब हम पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बाय ऑर्डर डिक्लेयर कर सकता है स्केड्यूल्ड एरियाज को, लेकिन जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उन्हें वो कंसल्ट ज़रूर करते हैं। दोस्तों यहाँ कंसल्टेशन की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ कंसल्ट करने के बाद जो डिक्लेरेशन करना होता है, ऑर्डर देना होता है, नोटिफिकेशन देना होता है, वो राष्ट्रपति के ही हाथ में है, जो कि उनके ऑर्डर से पास होता है। तो ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। Largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of village in the block। क्या लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट है और लोवेस्ट क्लस्टर ऑफ विलेज इन दी ब्लॉक है? दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। हाईएस्ट सही है, बट लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो ग्राम सभा होते हैं ना, ब्लॉक लेवल पे हम कैसे चले जाएंगे? पहले विलेज लेवल पे बात की जाती है, तो यहाँ पे लोवेस्ट में विलेज लेवल पे बात होगी तो ग्राम सभा की होगी, हम ब्लॉक लेवल की बात तो नहीं कर सकते हैं। और द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट्स। तो सीएम जो है वो सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स को, यूनियन होम मिनिस्ट्री को देते हैं स्केड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों सीएम कहाँ से आ गए? सीएम तो नहीं करते हैं, ये तो रिपोर्ट प्रेजेंट करना गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नर के हाथ में है ना। तो हमारा सवाल है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ओनली वन। पहला ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड भी गलत हो गया बिकॉज सेकंड में ब्लॉक की बात कर दी गई, एंड थर्ड भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सीएम की बात कर दी गई, यहाँ पे तो गवर्नर होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Consider the following statement. Statement 1. The Supreme Court of India has held in some judgment that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। क्या दोस्तों ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ जजमेंट्स में ये कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसीज जो कि 16(4) के अंडर में बनाए जाते हैं, इसको लिमिट भी किया जा सकता है बाय आर्टिकल 335? बिल्कुल सही है दोस्तों, लिमिटेशंस की बात आर्टिकल 335 में की गई है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशियंसी को मेंटेन किया जा सके। लेकिन स्टेटमेंट 2 में कहते हैं कि आर्टिकल 335 ऑफ इंडिया डिफाइन करता है इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आर्टिकल 335 डिफाइन नहीं करता है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। उसमें बस ये कहा गया है, वो सिंपल जो है वो इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कर सकती है जब वो अपॉइंटमेंट करती है टू द गवर्नमेंट जॉब, वो अकाउंट में है गवर्नमेंट के, बस इतना ही है मीनिंग उसका जो है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, वो कोर्ट पे छोड़ दिया गया है कि वो अपने केस बाय केस बेसिस पे वो उसका मतलब ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉपर क्लियर तरीके से उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो डेफिनेशन की बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। तो इसके साथ ही हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बच गए हैं क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पे हमने 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बाकी जो 9-10 क्वेश्चंस है वो हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एंड तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।